तो बात है 16 फरवरी 2025 की। जगह है भुवनेश्वर, ओडिशा। केआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस अपने कॉलेज फेस्ट की रौनक से पूरी तरह जगमगा रहा था। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन इसी जश्न की रात के अंधेरे में एक ऐसी ट्रेजेडी छिपी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया और कई कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और यही वो सवाल ही जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या एक इंस्टीट्यूशन की रेप्यूटेशन एक स्टूडेंट की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकती है? ये कहानी हमें इसी सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक दर्दनाक खोज। आखिर 16 फरवरी की उस रात को हुआ क्या था? देखिए, उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चारों तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। तो चलिए उस दिन के घटनाक्रम को समझते हैं। दोपहर का वक्त था। प्रकृति लामसाल ने अपनी मां को फोन किया। बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने बताया कि वो फेस्ट में जा रही है, लेकिन शाम हो गई और प्रकृति फेस्ट में पहुंची ही नहीं। उसके दोस्त इंतजार करते रहे, बार बार फोन मिलाते रहे, पर कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर दोस्त उसके हॉस्टल के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। अब तो शक और गहरा गया। उन्होंने फौरन स्टाफ को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर जो दिखा वो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आप देखिए, इसके बाद जो हुआ उसने शक की सुई को और गहरा कर दिया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही यूनिवर्सिटी स्टाफ ने बॉडी को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, हॉस्टल वार्डन पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने कमरे से प्रकृति का फोन, लैपटॉप और डायरी सब कुछ हटा दिया था। जाहिर है, स्टूडेंट्स को लगने लगा कि ये एक क्राइम सीन से छेड़छाड़ है, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। और इसी शक के चलते प्रकृति के कजन ने तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? यह अचानक हुआ या इसके पीछे कोई लंबी कहानी थी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इस कहानी के किरदारों को जानना होगा। तो इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक तरफ प्रकृति लामसाल, नेपाल के काठमांडू से आई एक 20 साल की लड़की, कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, जिसकी आंखों में इंजीनियर बनने के सपने थे। और दूसरी तरफ है अद्विक श्रीवास्तव, प्रकृति का एक्स बॉयफ्रेंड। और सिर्फ एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि लखनऊ के एक बहुत अमीर और पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा। यहीं पर पावर का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस साफ नजर आता। परिवार और दोस्तों का कहना है कि दोनों का पिछले साल ही ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अद्विक ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। आरोप है कि वो लगातार प्रकृति को हैरेस कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी देता था कि उसकी प्राइवेट तस्वीरें लीक कर देगा। सोचिए, इस वजह से प्रकृति किस जबरदस्त मेंटल टॉर्चर से गुजर रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ गुपचुप नहीं हो रहा था। यह कोई सीक्रेट नहीं था। प्रकृति ने मदद मांगी थी, और मदद भी किससे? उसी इंस्टीट्यूशन से जिसकी पहली जिम्मेदारी उसे प्रोटेक्ट करना था। तो आखिर यूनिवर्सिटी ने इस शिकायत पर किया क्या? चलिए देखते हैं। अपनी मौत से ठीक 4 हफ्ते पहले प्रकृति ने अद्विक के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। लेकिन हुआ क्या? कथित तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी नहीं। उल्टा आरोप है कि कॉलेज अथॉरिटीज ने प्रकृति पर ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि वो समझौता कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। पूरे मामले को दबा दिया गया। क्यों? ताकि इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन पर कोई दाग ना लगे। और कहा तो ये भी जाता है कि ऐसा पहले भी हो चुका था। अब जब प्रकृति की मौत की खबर और प्रशासन की इस लापरवाही की बात बाहर आई, तो स्टूडेंट्स का सब्र टूट गया। उनका दुख अब गुस्से में बदल चुका था और यहीं से कैंपस में एक विद्रोह की आग सुलगने लगी। 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स, जिनमें ज्यादातर नेपाल के थे, कैंपस में इकट्ठा हुए। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। हाथों में पोस्टर और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग, जस्टिस फॉर प्रकृति। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का जवाब कैसे दिया गया? कथित तौर पर पूरी क्रूरता के साथ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया। उनके फोन छीन लिए गए ताकि कोई कुछ रिकॉर्ड ना कर पाए। बात यहीं नहीं रुकी। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ जिसमें सभी नेपाली स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। और फिर उन्हें हॉस्टल से जबरदस्ती बाहर निकाला गया, बसों में भरा गया और शहर के सुनसान इलाकों में बिना किसी सहारे के छोड़ दिया गया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद सच को दबाया नहीं जा सका। कहते हैं ना, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस पूरी हिंसा के वीडियो किसी तरह ऑनलाइन लीक हो गए और देखते ही देखते ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। और इसी बीच एक ऑडियो क्लिप सामने आई जो कथित तौर पर अद्विक की थी। इसमें वो प्रकृति को धमका रहा था और उसके शब्द थे, मेरी बात नहीं मानी तो पछताएगी। इस एक लाइन ने
इस पूरे केस को एक बहुत ही संगीन मोड़ दे दिया। अब मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रहा। वीडियो वायरल हुए और एक्शन शुरू हो गया। अद्विक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट पर तब पकड़ा गया जब वो देश से भागने की फिराक में था। मामला इंटरनेशनल हो गया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद दखल दिया और इंडियन एम्बेसी से फौरन जांच की मांग की। और जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो ओडिशा सरकार को भी एक इंक्वायरी कमेटी बनानी पड़ी। तो गिरफ्तारियां हुई। अद्विक श्रीवास्तव को हैरेसमेंट और अबेटमेंट के चार्ज में अरेस्ट किया गया। लेकिन सिर्फ उसे ही नहीं, यूनिवर्सिटी के 6 सीनियर अधिकारियों को भी लापरवाही और स्टूडेंट्स को गैर कानूनी तरीके से निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पर यहां एक पेच है। अद्विक तो हिरासत में रहा, लेकिन कुछ अधिकारी कुछ ही घंटों में जमानत पर बाहर आ गए। गिरफ्तारियां तो हुईं, लेकिन अब पूरा सिस्टम ही सवालों के कटघरे में खड़ा था। एक तरफ न्याय की मांग थी तो दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जोरों पर थीं। जब बात देश विदेश में फैल गई और इंस्टीट्यूशन की इमेज पर सवाल उठने लगे तो KIET ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। स्टूडेंट से वापस आने की अपील की गई और तो और प्रकृति लामसाल के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी गई। कई लोगों ने इसे सिर्फ अपनी छवि बचाने की एक खोखली कोशिश बताया। इन सब के बीच एक परिवार था जो पूरी तरह बिखर चुका था, प्रकृति का परिवार। एक इंटरव्यू में उसके पिता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा उसे पता था कि कॉलेज के अधिकारी सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। ये शब्द उस सिस्टम पर उनके टूटे हुए भरोसे को साफ साफ दिखाते हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ प्रकृति लामसाल की नहीं रह जाती। ये कहानी है एक सिस्टम के फेलियर की। एक ऐसा सिस्टम जिसने मदद की गुहार को अनसुना कर दिया, जिसने अपनी रेपुटेशन को एक जान से ज्यादा कीमती समझा और जिसने सच की आवाज को ताकत से कुचलने की कोशिश की। और इसलिए ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब वो सिस्टम ही हमें प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए जिसे हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो फिर असल में जवाबदेह कौन है?